you like this video? Subscribe to my channel Canny's World and press the bell icon for further updates in the future. So let me start the lecture number second, because the first lecture I already discussed the course outline. मैंने कोर्स आउटलाइन आपके साथ डिस्कस की थी कॉन्टिनेंटल लिटरेचर की, और कॉन्टिनेंटल लिटरेचर के अंदर जब मैं बात करता हूँ तो कुछ चीज़ें उसके अंदर जो है वो बड़ी अहम है, और वो आज मैं चाहता हूँ कि मैं आपके सामने उसकी जो बेसिक फ़िलासफ़ी है और जो बेसिक उसकी जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो हम यूज़ करेंगे उनको आज मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर दूँ। इंतहाई इंटरेस्टिंग वो बातें हैं और वो कॉन्सेप्ट्स हैं, एंड आई वुड लाइक टू डिस्कस देम वन बाय वन विद यू. दिस इज़ माई second lecture with you, and the main theme of this discussion is on the philosophies behind the continental literature. तो सबसे पहले देखते ही है कि कॉन्टिनेंटल लिटरेचर है क्या और हम किस तरह से इसको लेके चल रहे हैं. सबसे पहली बात तो ये कि कॉन्टिनेंटल लिटरेचर का ताल्लुक जो है वो यूरोप से है. आई मीन इट्स मेनली अ यूरोपियन लिटरेचर, और ये जो यूरोपियन लिटरेचर है ये इसके अंदर यूरोप के जर्मन लिटरेचर से लेके फ्रेंच लिटरेचर से लेके रशियन लिटरेचर तक है, और इसके अंदर ये लिटरेचर जो है ये ट्रांसलेशंस में है, और ये लिटरेचर इसलिए अहमियत का हामिल है कि ये जो यूरोपियन और वेस्टर्न फिलॉसफी है उसको समझने में हमें बड़ा मौका मिलता है जब हम लिटरेचर पढ़ते हैं. देखिए साथियों, ये बात याद रखिएगा मेरी, और ये मैं बात आप लोगों से बड़ी खुल के करना चाहता हूँ, वो कि लिटरेचर का ताल्लुक फिलॉसफी के साथ बड़ा गहरा है. सबसे पहली बात है, हमें फिलॉसफी किसे कहते हैं? फिलॉसफी हम कहते हैं सर्च फॉर द ट्रूथ, यानी सच की तलाश को हम कहते हैं फिलॉसफी. यानी ये देखा जाए कि इस चीज़ की हकीकत क्या है, ये चीज़ है क्या, ये चीज़ कैसे मार्ज़ वजूद में है, इसकी ओरिजिन्स क्या है. और फिलॉसफी का फ़ायदा ये भी होता है जब आप उसकी ओरिजिन तलाश करते हैं तो फिर आप उसके फ्यूचर को भी प्रिडिक्ट करने के काबिल हो जाते हैं. तो फिलॉसफी जो है वो बेसिकली क्या है, वो सर्च फॉर ट्रूथ है. अब जो सच है उसका लिटरेचर साथ इसलिए ताल्लुक इसलिए गहरा है कि लिटरेचर एक ख़ास किस्म के सच को प्रमोट करता है. आप कहेंगे ये क्या बात, सच तो सच है. ये चीज़ आज हम डिबेट करेंगे कि सच भी क्या है. सच भी जो है वो वन डायमेंशनल नहीं है. सच भी जो वो एक पर्सपेक्टिव है. पर्सपेक्टिव का मतलब क्या है कि वो एक नुक्ता नज़र है, यानी सच भी एक नुक्ता नज़र है. अब मैं जब इसको देखता हूँ और जब मैं डिफाइन करने लगता हूँ कॉन्टिनेंटल लिटरेचर को, तो मुझे फिलॉसफी को समझना में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इन अदर वर्ड्स मुझे ये देखना ये कि कॉन्टिनेंटल लिटरेचर के बिहाइंड व्हाट इज़ द फिलॉसफी. अच्छा, जो फिलॉसफी है कॉन्टिनेंटल फिलॉसफी, वो गुलदस्ते की तरह है, वो एक बुके है. It's just like bouquet, and there are different kinds of flowers in it. There are different kind of perspectives in it. और उन perspectives को जो है वो हमने समझना हमारे लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी. अब जब मैं बात करता हूँ थ्योरी, क्योंकि फिलॉसफी से जुड़ी हुई चीज़ है थ्योरी. थ्योरी क्या है? थ्योरी ये है कि हम सच की तलाश कर रहे हैं एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स के साथ, डिफरेंट नज़रिए के साथ और डिफरेंट लेंस के साथ सच की तलाश कर रहे हैं. मिसाल के तौर पर देखिए, एक सच है जो मेरा उस्ताद की हैसियत से सच है. मेरे लिए शायद ये चीज़ें बहुत आसान हो, टर्म्स बहुत ईजी हो, लेकिन आपके लिए ये टर्म्स नहीं है, मुश्किल है. अच्छा, मेरे लिए कॉन्टिनेंटल लिटरेचर में बड़ा मज़ा है क्योंकि मैं यूरोपियन लिटरेचर को पढ़ना चाहता हूँ.
मैं उनकी फिलॉसफीज को समझना चाहता हूँ, और मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या ब्रिटिश और अमेरिकन के अलावा भी जो लिटरेचर है, वेस्टर्न लिटरेचर है, वो किस किस्म का है। क्योंकि अमेरिकन लिटरेचर तो मैंने पढ़ा, समझा, इसी तरह मैंने ब्रिटिश लिटरेचर पढ़ा है, लेकिन वो इंग्लिश सेंटर्ड है। इंग्लिश सेंटर का मतलब है कि एक खास लैंग्वेज के अंदर वो लिखा गया, और उस लैंग्वेज, वो लैंग्वेज उनकी नेटिव लैंग्वेज, और वो जो है एक खास किस्म की अप्रोच के साथ है। तो मैं देखना चाहता हूं कि क्या यूरोप के बाकी मुल्कों में भी यही अप्रोच थी। और दूसरी बात यह है कि मैं देखना चाहता हूं कि अगर अमेरिकन लिटरेचर है, या पाकिस्तानी लिटरेचर है, या इंडियन लिटरेचर है, या सब कॉन्टिनेंट का लिटरेचर है, या साउथ एशियन लिटरेचर है, इस पर जो वेस्टर्न फिलॉसफीज हैं, वेस्टर्न लिटरेचर, इसका क्या इम्पैक्ट है। अभी मैं कल ही एक प्रोग्राम देख रहा टीवी के ऊपर, चैनल के ऊपर, और उस चैनल के ऊपर बात हो रही थी कि जो हमारा लिटरेचर और ड्रामा है, उसके ऊपर जो वेस्टर्न जो इफेक्ट्स हैं वो क्या है। मिसाल के तौर पे अभी आप देखिए ना कि हमारे पाकिस्तान के अंदर भी ये रवाज अब चलता जा रहा है कि हम दूसरे मुल्कों के ड्रामों को ट्रांसलेट करके सुन रहे हैं। ठीक है, अब टर्किश ड्रामे पाकिस्तान में बड़े ज़्यादा पॉपुलर हैं, चाइनीज ड्रामे भी आ गए हैं, और अब आहिस्ता आहिस्ता फ्रेंच ड्रामों ने भी और जर्मन ड्रामाज ने भी उर्दू की ट्रांसलेशन में हमारे पास आ जाना। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये जो ड्रामे हैं, ये जो लिटरेचर है, ये किस किस्म का सच जो है वो प्रोजेक्ट करता है, किस किस्म का पर्सपेक्टिव देता है। अब जो वेस्टर्न फिलॉसफीज हैं, उसके अंदर जो टर्म्स हैं, मैं चाहता ही हूं कि मैं उनको वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करूं, क्योंकि ये क्रक्स है जो लेक्चर नंबर 2 जो मैं आज आपको दे रहा हूं। इस लेक्चर का जो क्रक्स है, इट लाइज इन द डेफिनेशन ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स। नंबर 1 कॉन्सेप्ट इज फेमिनोलॉजी। फेमिनोलॉजी जो है वो पहला कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। फेमिनोलॉजी है, फेमिनोलॉजी से मुराद है कि इवेंट्स, ऑब्जर्वेशन, कि मैं सच के बारे में मुझे ऐसे पता चलता है कि मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं। मिसाल के तौर ये सच है कि मैं आप लोगों के सामने हूं, मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। अब ये क्या है, ये इवेंट हो रहा है। इवेंट क्या है कि आज क्लासरूम है, आज क्लास है, और आज कॉन्टिनेंटल लिटरेचर पढ़ा जा रहा है। ये क्या है, ये इवेंट है। ये इवेंट है कि कोरोना आ गया, ठीक है। और जब मैं उस चीज को ऑब्जर्व करूंगा, उस इवेंट को ऑब्जर्व करूंगा, तो उसकी ऑब्जर्वेंस से मुझे क्या होगा, सच पता चलता है। यानी मैं कोई चीज देखता हूं और उसको ऑब्जर्व करता हूं, तो मेरी ऑब्जर्वेशन क्या है, एक सच की तरफ मुझे ले जाती। बहुत सी चीजें हम देख रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स देख रहे हैं। मैं मेरी अपनी वालदा के साथ डिस्कशन चल रही थी कि कोरोना के आने से जो है क्या हम वापस, जब कोरोना खत्म हो जाएगा, तो क्या हम वापस, जरा मेरी रिक्वेस्ट है कि ये बार बार मुझे ये आवाज आ रही है, ये जरा म्यूट कर सर। मैंने मैसेज कर दिया है जी प्लीज, ताकि कोई बड़ी अहम डिबेट हो रही है। ये एक वेस्टर्न ये फिलॉसफी पर। आईफोन नाम है सर, किसी जी का आईफोन है, प्लीज आप माइक ऑफ कर दें। जी जी। तो मैं आप लोगों के साथ जो सबसे पहली चीज डिस्कस कर रहा था, और वो बड़ी अहम चीज थी, वो फेमिनोलॉजी है। फेमिनोलॉजी से मुराद है इवेंट। इवेंट की क्या ऑब्जर्वेशन। अब मेरी अपनी वालदा से बात हो रही थी, मैंने उनसे कहा कि देखिए, क्या कोरोना के जाने के बाद भी हम वो रहेंगे? क्या ये जो दौर गुजरा है हमारा, और ये जो हमारी टीचिंग मेथोडोलॉजी है जो चेंज हुई है, तो क्या ये वो ही रहेगी? तो उन्होंने मुझे कहा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये मेरे कहने का मतलब है कि चीजें जो है वो क्या होती हैं, वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है। अच्छा, मुझे 1 मिनट दीजिए, ये जरा देखिए कौन है जो जिसकी आवाज आ रही है। सर ये आईफोन है लिखा हुआ सर। जी, ये आईफोन, ये से मेरी बात हो सकती? सर शायद उनको पता नहीं है कि उनकी कॉल जो है ना वो अनम्यूट होगी हुई है।
अब मुझे आवाज नहीं आ रही, इसका मतलब अब पता चल गया। हाँ, तो सर माइक तो अभी भी ऑन ही है। अच्छा चले, फिर मुझे मुझे आवाज उनकी नहीं आ रही, इसका मतलब है कि वो उन्होंने किधर उधर इसको मूव कर दिया। ओके सर। अच्छा, सेकंड, तो पहली चीज हमने क्या पढ़ी? हमने पहली चीज पढ़ी फेमिनोलॉजी। सेकंड चीज जो है वो है एग्जिस्टेंशियलिज्म। ये बड़ी आम डेफिनेशन, और वजह इसकी ये है कि जो काफका की मैंने नॉवेल रखे हैं आपके लिए पढ़ने के लिए, और हम कामूस को पढ़ रहे हैं, कामू को पढ़ेंगे और काफका को पढ़ेंगे, तो वो एग्जिस्टेंशियलिज्म के ऊपर उसकी बहुत बात। एग्जिस्टेंशियलिज्म जो है वो ये कहता है कि इंसान की जो एग्जिस्टेंस है वो एज ए फ्री एजेंट, यानी इंसान क्या है, वो एज ए फ्री एजेंट जो है वो चल रहा है। और वो फ्री एजेंट क्या है? फ्री एजेंट का मतलब ये कि वो उसकी एग्जिस्टेंस खुद उसके अपने हाथ में है। एक्सिस्टेंशियलिज्म को समझने के लिए बड़ा जरूरी है कि मैं ये देखूं कि मैंने जब ग्रीक ड्रामे पढ़े थे, तो ग्रीक ड्रामे जब मैंने पढ़े थे तो उसके अंदर हमने एक चीज डिस्कस की थी, फेट। और हमने कहा था कि फेट हमारी जो है ना वो दास्तान लिख रहा है। हमने एडिपस रेक्स पढ़ा, उसमें हमने देखा कि फेट है। कवल, मैं आपसे बात कर सकता हूँ? जी सर। कवल, ये बताइए कि जो फेट को हमने डिस्कस किया था, जो फेट को हमने डिस्कस किया जी, और फेट के, अच्छा कवल के अलावा बाकी जितने लोग हैं वो अपने आप को म्यूट करते हैं काइंडली। जो मेरे से बात कर रहा हो, जिससे मैं कहूँ वही इसको करे, ले। कवल, हमने जब ग्रीक ड्रामा पढ़ रहे थे हम, और उसके अंदर हमने पढ़ा था फेट। जी तो फेट का क्या जो रोल था वो बहुत नुमाया था। सर, सच्ची बताऊं तो मुझे याद नहीं आ रहा। अच्छा, आपने इडिपस रेक्स पढ़ा था? सर वो मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, क्योंकि उसमें मेरा इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा था, तो मैंने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया था। अच्छा, अच्छा ये बताइए कवल के फेट क्या से क्या मुराद है? सर हमारा लक। हाँ, क्या लक के ऊपर कवल हमारा कंट्रोल होता है? सर मैंने जहाँ तक मेरा ख्याल है ना, इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है। जो उसके जो वो काम करता है ना, उस पर डिपेंड करता है उसकी लाइफ कैसे गुजरी है। अब हम जैसे अब आजकल हम क्लासेस ले रहे हैं, तो हम पे डिपेंड करता है कि हम अपनी क्लास जो है वो ध्यान से लेते हैं या नहीं लेते। हम म्यूट करके सो जाते हैं या जागते रहते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है। और बाद दफा म्यूट करते हुए अपना वही भूल जाते हैं, माइक भूल जाते हैं म्यूट करना। देखिए कवल, आई रियली अप्रिशिएट ये जो एग्जिस्टेंशियलिज्म है ना, ये वो चीज है कि आप अपने आप समझते हैं कि हम फ्री एजेंट हैं। फ्री एजेंट का मतलब है कि आप पर कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं है। आप समझते हैं, आपको पता चलता है इस दुनिया में कि बेसिकली तो आप खुद अकेले हैं, आप खुद अपने डिसीजन मेकर हैं। आप जो है वो अपनी जिंदगी को महसूस करते हैं कि आप जो है वो एक खास किस्म की तन्हाई का शिकार है। आपको पता चलता है कि आप जो है वो तो जो तन्हाई है वो इसलिए तन्हाई है आपके अंदर कि आप फ्री एजेंट हैं। ठीक है, तो एग्जिस्टेंशियलिज्म को जो है ये तमाम चीजें हम पढ़ेंगे। ये देखिए, असल बात ये है कि इन कॉन्सेप्ट्स को मैं भरपूर तरीके से डिस्कस करूंगा जब मैं आपको जो है वो नॉवेल पढ़ा रहा हूँगा, या आपको प्लेस पढ़ा रहा हूँगा, या हम पोइट्री पढ़ रहे होंगे, तो ये कॉन्सेप्ट्स हमारे सामने आएंगे। अच्छा, उसके बाद है स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म जी प्लीज कवर। सर, जो किस्मत पे बिलीव करते हैं कि नहीं ये हमारे अपने हाथ में नहीं है, वो कौन सी कैटेगरी में आएंगे? जो किस्मत में बिलीव करते हैं, हाँ जी, के अल्लाह ताला ही करते हैं जो करते हैं, मतलब खुद हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन होता वही है जो वो चाहते हैं। मैं इसमें ये बहुत अच्छी बात आपने की है। मैं इसको इस तरह कैटेगराइज करूंगा कि जो फेट के ऊपर बिलीव करते हैं वो डिटर्मिनिस्ट होते हैं। डिटर्मिनिस्ट का मतलब ये होता है कि वो कहते हैं कि पहले से चीज डिटर्मिन हो चुकी है, पहले ही चीजें जो है ना वो लिखी जा चुकी है। ठीक है, अब इसमें एक स्कूल ऑफ थॉट है। स्कूल ऑफ थॉट ये है कि जो इस्लामिक स्कूल ऑफ थॉट है उसके अंदर जो है इंसान अपनी तकदीर बदल सकता है।
इंसान अपनी तकदीर बदल सकता है मेहनत के जरिए। कुरान शरीफ में अल-कासिब हबीबुल्लाह, अल्लाह ताला मेहनत करने वालों को अपना दोस्त समझता है, दोस्त किरदार, यानी जो मेहनत करे वो क्या है, वो दोस्त है अल्लाह का। और इस्लाम में गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, जो खुदा उनकी मदद करते जो अपनी मदद आप करते। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह जो है, अल्लाह का कॉन्सेप्ट और खुदा का कॉन्सेप्ट फर्क है। खुदा का कॉन्सेप्ट ये खुदा नाराज हो जाए तो फिर मानता नहीं कभी, है ना। खुदा जो महबूब है, महबूब जब नाराज हो जाए तो फिर वो मानता नहीं कभी। ये उसको मनाने के लिए जितने दम पड़े, दरूद पड़े, वो जाए पीरों के बाद जाए, बात बनती नजर नहीं आती, ठीक है ना। तो ये जो है, ये जो फ्री विल है, फ्री विल जो है वो क्या है, वो एग्जिस्टेंशियलिज्म है। क्या आप कहते हैं कि इंसान जो है वो फ्री एजेंट है, वो समझता है कि वो अगर उसे आपने वेटिंग फॉर गोडो पढ़ा, एक और प्ले है वेटिंग फॉर गोडो, पढ़ा आप लोगों ने किसी ने? जी सर। हाँ, तो वेटिंग फॉर गोडो क्या है, वो एग्जिस्टेंशियलिज्म है। यानी वो बेसिकली उनको क्या पता चलता है कि वो वेट ही कर रहे हैं कि वो चीज पता नहीं आता है, वो इसी खाम ख्याल में है कि किसी ने आना है, कोई आएगा उनको लेके चला जाएगा, ठीक है, ताकि कोई उनको आए, उनको इस तकलीफ दे दुनिया से निजात दे दे, कोई ले जाए उनको। मत भूले कि वो जो दोनों कैरेक्टर्स हैं वो क्या है, वो लोनली हैं, आइसोलेटेड हैं, मार्जिनलाइज्ड हैं, विक्टिमाइज्ड हैं। और वो जो कैरेक्टर्स हैं वो स्टेज आप देखें, वो स्टेज भी तनहा स्टेज है, वहां पर सिर्फ एक दरख्त लगा हुआ है और दरख्त पे पत्ते भी कोई नहीं, ठीक है। तो ये जो चीज है, जो फेट वर्सेस फ्री विल है, इसके अंदर एक और चीज भी जो इंसान को ने मॉडर्न टाइम्स में देखी है, और वो फिलॉसफी क्या है, वो है फ्री विल। उसे पता चला है कि यार ये एक फ्री विल भी है मेरे पास। अच्छा, उसके बाद क्या है, हमने फ्री विल को भी समझ लिया। अब हम आते हैं स्ट्रक्चरलिज्म के ऊपर। जो स्ट्रक्चरलिज्म है उसका ताल्लुक कल्चर के साथ, यानी अगर मैंने सच को समझना है तो मैं क्या करूंगा कि मैं अपने कल्चर से चीजों को देखूं। मैं कहूंगा यार ये जो कल्चर है, इसको अगर मैं पूरी मिसाल के तौर पर मैं पाकिस्तान के कल्चर को समझना चाहता हूं तो मैं इस्लाम के कल्चर से, इस्लाम की वैल्यूज और ट्रेडिशन से पाकिस्तान को समझने की कोशिश करूंगा। ये पता चल जाएगा कि ये मुस्लिम कंट्री है। तो मुस्लिम कंट्री, तो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि यहाँ पे हलाल गोश्त मिलता होगा, ठीक है, यहाँ पर एक खास किस्म का कोड ऑफ लाइफ होगा, यानी स्ट्रक्चर होगी चीजें, ठीक है। अब बहुत सी चीजें जो है आप अगर पाकिस्तान को देखते हैं तो क्या है, वो स्ट्रक्चर्ड है। तो ये फिलॉसफी और ये थॉट ये कहती है कि अगर हम उसको स्ट्रक्चर को समझ लें तो हमें क्या हो, हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, हमें ये इशू नहीं बनेगा, ठीक है। उसके बाद है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो ये है कि हम समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये कल्चर ही सिर्फ नहीं अंडरस्टैंडिंग के लिए, बल्कि क्या चीजें हैं, बल्कि डिस्कोर्स है, लैंग्वेज है। लैंग्वेज जो है वो क्या करती है, वो रियलिटी को कंस्ट्रक्ट कर रही है। वाह कमाल, वाह। यानी जो लैंग्वेज है वो जो है बयानिया जो है, जो नैरेटिव है, वो क्या कर रहा है, वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है किसको, रियलिटी, ठीक है। तो ये चीज क्या चीज कहलाती है, ये चीज कहलाती है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। अच्छा, अब मैंने 4 आपके सामने डेफिनेशंस रखी हैं, फेमिनोलॉजी, एग्जिस्टेंशियलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। मैं चाहता हूं कि अगर ज़ैनब खालिद मेरे से बात कर सके तो वो मुझे चारों का डिफरेंस बता सकती हैं। ये चारों चीजें जो मैंने आपको अभी बताई हैं, काइंडली जरा थोड़ा सा इसको जरा इन चारों टर्मिनोलॉजी को आप मेरे सामने डिस्कस कर सकती हैं। जी सर, एक्सटेंशनलिज्म की जरा अच्छी समझ आई, प्लीज आप बात करें, क्या वो उससे क्या मुराद है?
सर उससे यही फ्री विल के इंसान खुद से कर सकता है, कोशिश करे तो। लेकिन वो मतलब जैसे आपने एग्जांपल दी वेटिंग फॉर गॉडो की, वो कोशिश करते रहते हैं तो उनको उम्मीद होती है कि हो जाएगा ये। यानी कहने का मतलब ये है कि उसकी एग्जिस्टेंस जो है, जो एग्जिस्टेंस है वो क्या है, वो एज ए फ्री एजेंट है। जी सर। ठीक है ना। और अगर फर्ज करें, अगर जैना मेरा आपसे सवाल है कि अगर फर्ज करें मैं अपने आप को फ्री एजेंट समझूं, जी सर, मेरी लाइफ में क्या तब्दीली आएगी? सर आप यही करेंगे कि जो मैंने करना है, जो मैं सोचता हूँ वही होगा। सैनब आपने अगर मैं रॉन्ग नहीं तो आपने विजिट किया है, इंग्लैंड को विजिट किया है? यस सर। ठीक है, तो आपने जब वहां की जो लोग थे उनमें क्या फर्क देखा है पाकिस्तान के लोगों में और उनमें? सर इंटरफेरेंस नहीं, अपने काम से काम, वो चलते जाते वो एक हिसाब से, जैसे सुबह निकले हैं शाम तक उन्होंने वही काम करते रहना है जो उन्होंने प्लान किया है। मतलब वो सिर्फ अपने आप में रहने वाले हैं, सिर्फ मतलब वो अपने आप को समझते हैं कि हम एक ही है। मतलब इतना कोई फैमिली में इंटरेस्ट नहीं उनका होता, या मतलब कोई वो दूसरी मतलब चीजों में नहीं, लेकिन वो सिर्फ मतलब खुद पे डिपेंड होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैं एहसान से बात करना चाहता हूँ। एहसान अगर इधर है। यस सर। एहसान, स्ट्रक्चरलिज्म कहता ये है, स्ट्रक्चरलिज्म ये कहता है कि जो कल्चर है और जो कल्चर, जिस कल्चर में हम हैं, उसको हम अगर बड़े एक दायरे में स्टडी करना चाहें तो रिलीजन के से जरिए या दूसरी चीजों के जरिए उसको स्टडी कर सकते हैं। यानी ये चीज क्या है? ये चीज है स्ट्रक्चरलिज्म, यानी कल्चर को स्टडी किया जा सकता है ब्रॉडर सिस्टम के साथ। आप इस बात से एग्री करते हैं? सर कुछ हद तक नहीं करता मैं। ठीक है सर, क्योंकि अगर हम किसी कल्चर को रिलीजन के साथ हम उसको स्टडी करेंगे तो सर वो उसके कॉन्सेप्ट जो है ना वो खराब हो जाएंगे। सही। मिसाल के तौर पे आप अगर पाकिस्तान को देखते हैं, जी सर, तो पाकिस्तान में देखते हैं तो आपको पाकिस्तान में भी कई सब कल्चर्स नजर आते हैं। ऐसे ही है सर। और कहने का मतलब ये है कि आप ब्रैकेट नहीं कर सकते सबको साथ। बेशक सर। और ये बताइए कि पाकिस्तान कल्चर में चेंजेस आई हैं? सर वक्त के साथ साथ काफी कुछ चेंज हो रहा है सर। आपके ज़हन में क्या क्या आसान चीजें हैं जो चेंज आ रही हैं? सर अगर हम सर 1947 से स्टार्ट कर देना तो सर कल्चर ऐसा था कि हम लोग बाहर के किसी भी चीज को मुंह नहीं थे लगाते। ठीक है। लेकिन आजकल सर हम अपनी ना इज्जत में कमी समझते हैं अगर हम कोई बाहर की चीज हमारे घर में ना हो। सही कह रहे हैं सर। इस तरह जैसे स्टार्टिंग में पीटीवी था, कि सारी दुनिया पीटीवी पर ड्रामास देख रही थी, पाकिस्तानी ड्रामास, एंड रेडियो पे पाकिस्तानी एंकर्स बैठे हुए हैं, वो बातें कर रहे हैं। सर अब किसी को पता ही नहीं है, अब सारे ये तुर्की ड्रामाज, इंग्लिश मूवीज, स्टार प्लस के ड्रामाज, इनमें सब सर लगे हुए हैं। हमारी जो है बेसिक जो रसूमात है सर वो ही चेंज हो गई हुई हैं इनके जरिए। अच्छा, ये जो चीज जो अब आप दायरे में दाखिल हुए ना, ये दायरा किसका? इसे कहते हैं पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। ठीक है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का मतलब ये है कि लैंग्वेज जो है और जो बयानी है, नैरेटिव है, वो क्या कर रहा है? वो हमारी रियलिटी बना रहा है। मिसाल के तौर पे देखिए कि बाज दफा ऐसा होता है कि हम ड्रामा देखते हैं और ड्रामा देख के हम उसको हकीकत समझते हैं। ऐसी मिसाल के तौर पर एग्जांपल देता हूं, मेरे पास तुम हो है, उसके अंदर जो दानिश की स्टोरी है, दानिश की स्टोरी जो है वो हम समझते हैं कि वो दानिश की स्टोरी क्या कह रही है। दानिश की स्टोरी ये कह रही है, वो उसका बयानिया ये कि मर्द भी मजलूम हो सकता है। उसका बयानिया ये है कि मर्द के साथ भी बेवफाई हो सकती है। उसका बयानिया ये है कि जो वफा है वो सबसे जरूरी है, और अगर एक दफा बेवफाई हो जाए तो दोबारा से इंसान संभल नहीं सकता। ये क्या उसका बयानी है ना। तो अगर फर्ज करो मैं इसकी ये बातें सुनता हूं एहसान, तो मुझे क्या लगता है कि मुझे उसके बयानिए की वजह से उसकी डिस्कोर्स की वजह से मैं समझता हूँ कि ये रियलिटी।
और ये रियलिटी क्या चीज है, ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। ठीक है, ठीक हो गया। तो फेमिनोलॉजी का मतलब है कि हम ये कहना चाहते हैं कि इवेंट जो है वो हमें सच बता रहा है। एग्जिस्टेंशियलिज्म से मतलब ये कि फ्री विल जो है वो हमें सच बता रही है। स्ट्रक्चरलिज्म से मुराद है कल्चर हमें सच बता रहा है, और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म से मुराद है कि डिस्कोर्स, लैंग्वेज हमें सच बोल रही है। ये है वो डिफरेंट फिलॉसफीज जो कि कॉन्टिनेंटल लिटरेचर के पीछे है। ठीक है, समझ आई आप सब लोगों को? जी। अब हम अब मैं चाहता हूं कि हम थोड़ा सा आगे ग्रो करें, और ग्रो करने के बाद हम देखें कि कैसे कुछ लोग आए जिन्होंने इसके ऊपर बातचीत की, और उनमें से एक लफ्ज जो बड़ा पॉपुलर है वो है रसल। बर्टन रसल को आपने पढ़ा होगा, ठीक है? और बर्टन रसल ने कहा, उसने कहा कि बात ये कि इंसान जो है उसके लिए बड़ा जरूरी है कि वो लॉजिक के साथ चले। ठीक है, और लॉजिक के जरिए जो है वो चीजों को स्टडी करे, और लॉजिक के जरिए क्या करे कि वो सोचे कि यार चीजें जो है वो ठीक है कि नहीं है। जो बातें इलॉजिकल है, ठीक है, उन बातों को वो छोड़ दे, और जो चीजें जो उसको इलॉजिकल लगती हैं जो है वो उससे हट जाए। अब इसमें उसने बहुत सी, और वो उन चीजों को डॉगमेटिक कहता है। वो कहता है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो हम सदियों से लेके चल रहे हैं साथ, और जिसका हमें पता चलता है कि वो बातें ठीक नहीं थी, और वो फेट को डॉगमेटिक समझता है। वो समझता है कि फेट की वजह से ये जो सोच है कि फेट जो है वो सब कुछ होता है, ये गलत बात है। अच्छा, अब अगर फर्ज करें कि मैं ये सोचूं कि फेट को मैं उसकी अहमियत को कम कर दूं, तो क्या होगा? सबसे पहली बात ये होगी कि मैं ये सोचूंगा कि इस दुनिया को बदला जा सकता है। द वर्ल्ड कैन बी ऑल्टरेबल, आई कैन चेंज द वर्ल्ड, वी कैन ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड, we can transform culture, we can transform values, we can invent something else, we can come up with the solutions. ठीक है, जो एशियंट वर्ल्ड थी वो वर्ल्ड के अंदर क्या था? उसके अंदर था कि उसके 3 प्रॉब्लम थे। एक और फिलोसफर जो है हरारी, वो ही कहता है कि उसके 3 प्रॉब्लम्स। नंबर 1 प्लेग, नंबर 2 वॉर, नंबर 3 फैमिन। ये 3 प्रॉब्लम्स थे। मैंने बड़ा डिस्कस किया डिटेल में फेट ऑफ फ्री विल को अपनी वेबसाइट के ऊपर। अगर आप मेरी वेबसाइट को विजिट करना चाहें, आप जरूर कीजिए, www.dr.taimurkiani.com। या आप जाइए, विजिट करें मेरे वेबसाइट पर। मेरे लेक्चर्स हैं जो उसके ऊपर फेट ऑफ फ्री विल के ऊपर, तो काइंडली उसको जरा जरूर नोट करें। तो हरारी क्या कहता है? हरारी ये कहता है कि ये 3 चीजें, फैमिन, वॉर, और तीसरे नंबर पर क्या वो है, जो है वो हंगर है, यानी ये प्लेग है। ये वो चीजें हैं जिन्होंने क्या किया कि दुनिया को काबू किया रखा। 2500 साल इंसान ने सोचा कि नहीं, हमें देखना चाहिए कि यार ये हमारी फ्री विल जो है इसको भी तो देखना चाहिए। और एक उसको कहते हैं ह्यूमनिज्म का मतलब है कि जो ह्यूमन है वो सेंटर है, सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, and they can transform the world, they can change the world। जो पहला प्ले है आपका द कॉकेशियन चॉक सर्कल, वो किस कॉन्सेप्ट पर है? वो किस फिलॉसफी के ऊपर है? वो फिलॉसफी जो है वो कहलाती है मार्क्सिस्ट फिलॉसफी। और वो फिलॉसफी क्या है कि वी कैन चेंज द वर्ल्ड by transforming us, by transforming our thinking, by coming up with the new solutions, we can transform the world। तो सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पास कई फिलोसफर्स आते हैं, जिसमें हेगल है, नीत्शे है, गैडामर है, मार्क्स है। ये लोग क्या करते हैं कि ये इस वर्ल्ड को आउट ऑफ द बॉक्स स्टडी करने लग जाते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब क्या है? आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब ये है कि जो रवायती तरीके हैं उससे हट जाते हैं। मिसाल के तौर पे कार्ल मार्क्स है। कार्ल मार्क्स कहता है कि ये दुनिया के सारे मसाइल पैसों की वजह से। वो कहता है कि असल प्रॉब्लम क्या है? असल प्रॉब्लम ये है कि पैसे की तकसीम से प्रॉब्लम। वो कहता है कि नाइंसाफी है पैसों की तकसीम में,
रिसोर्सेज जो है वो चंद लोगों के हाथ में, और बाकी लोग जो है वो तमाशा देख रहे हैं। अब ये जो फिलॉसफी है, इसको वो कहता है ये मार्क्सिस्ट फिलॉसफी। इस फिलॉसफी में ये है कि चंद लोग अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं और बाकी लोग जो है वो गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं। अच्छा, मैं कॉन्टिनेंटल लिटरेचर में ये सारी बातें कर रहा हूं, मैं ये सारी फिलॉसफीज जो है ये कॉन्टिनेंटल लिटरेचर के हवाले से कर। मैं चाहता क्या हूं, मैं चाहता हूं कि ये मुश्किल बातें हैं जो मैं कर रहा हूं, ये पता है, लेकिन आप लोग ज़हीन लोग, ठीक है, और आप लोगों ने ज़ाहिर है ये मेरी बातें सुन के आपने इसके ऊपर रिसर्च भी करनी, इसको समझने की कोशिश भी करनी। अच्छा, एक बात जो कॉन्टिनेंटल लिटरेचर के अंदर, कॉन्टिनेंटल फिलॉसफी में तब्दीली आ रही है, और वो जो मॉडर्न ईरा में तब्दीली आ रही है, वो ये है कि वो क्या करते हैं कि वो रिजेक्ट करते हैं, रिजेक्ट द व्यू दैट नेचुरल साइंसेस आर द मोस्ट एक्यूरेट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग फिनोमेना। नेचुरल साइंसेस हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, ये चीजें नेचुरल साइंसेस। ये वो कहता है कि यार इससे अगर ये लाजमी नहीं है कि दुनिया को इससे समझा जाए, क्योंकि क्या पता जो है वो कोई और तरीका भी है रियलिटी को समझने का। तो वो क्या कहते हैं कि वो कहते हैं they tends toward historicism, grapple with how space and time, language, culture and history shape experience and knowledge.